हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ सुमित कुमार नागर, कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है। आज वीडियो जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इसके साथ साथ मैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी बताऊंगा। इससे पिछली वाली वीडियो में बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो है वो कवर अप कर चुका हूँ, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है चैप्टर 1 का। तो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। जैसे भाई के थ्योरी है कि पहले एप होते थे, फिर एप से इंसान बना, और ये वाली थ्योरीज है, ये भी क्या है, एक पार्ट ऑफ एवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो फिर उसके बाद जो हम टॉपिक जो कवर अप करने जा रहे हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कैसे एक पूरे बड़े हॉल से लेके आज हमारे हाथों में कंप्यूटर आ गया है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक आने की जर्नी क्या है। तो सबसे पहले जो जर्नी में नाम ऐड होता है वो होता है अबेकस का। अबेकस क्या था? एक मैकेनिकल डिवाइस था जिसको हम सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ कर सकते थे। इसको कंप्यूटर की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, पर ये किसी भी थ्योरी बाकियों की तो कहता नहीं, पर जितनी भी मेरे थ्योरीज है उसके हिसाब से ये बस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसको कंप्यूटर की कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंप्यूटर का जो बेसिक वर्क है, जो हमारा वो न्यू मॉडल ने प्रेजेंट किया था, यानी कि कंप्यूटर के पास डेटा आना चाहिए, प्रोसेसिंग होनी चाहिए और आउटपुट होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, अबेकस में क्या है, बस मेरे पास कैलकुलेटिंग बीट्स होते हैं और जिसकी सारी प्रोसेसिंग होगी, जिसकी सारी इनपुट या जिसकी सारी इनपुट और प्रोसेसिंग मैं करता हूँ, बाकी आउटपुट मेरे को इसमें दिख जाती है। तो इसको कंसिडर किया जाता है कंप्यूटर की कैटेगरी में, बट नहीं करना चाहिए। सिंपल सा क्या है, एक बेसिक से कैलकुलेटिंग डिवाइस है। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो होता है पास्कल लाइन का। पास्कल लाइन ने क्या किया था भाई, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है इन्वेंट किया था, और जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस कर सकते थे। और इसमें मल्टीपल और डिवीज़न का भी ऑप्शन था। और मल्टीपल डिवीज़न कैसे की गई कि जैसे मान लो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 के डायल को 7 बार घुमा दो तो आपका वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिवाइड करने के लिए भी हमें क्या करना था, उल्टी तरफ से घुमाना पड़ता था। ये जो है, ये पास्कल लाइन जो उसने सिस्टम बनाया था उसका यहाँ पे है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये सिस्टम होता है। इसके अंदर मेरे को क्या करना होता है, ये जैसे यहाँ पे रिबन होता था, मैं इसको रोटेट करता था यहाँ पे पूरा। इसको जैसे जैसे पूरा रोटेट करते थे, यहाँ पे वैल्यू नंबर जो थे वो चेंज हो जाते थे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस करता था तो ये सारी मेरे को क्या है, वैल्यू जो है वो ऐड होके यहाँ पे दिखा देता था। यहाँ पे क्या थी, जो हमें सिर्फ डायल जो था इनपुट देनी थी और आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रही थी, और इसकी जो प्रोसेसिंग भी थी वो अंदर ही थी। इसके लिए इसको जो है कंप्यूटर की कैटेगरी में काउंट किया गया। दूसरा जो सबसे बड़ा ऑप्शन आता है बाद में, जो आता है हमारे पास, आता है एनालिटिकल इंजन। इसको क्या किया था, 1834 में इन्वेंट किया था। जो एनालिटिकल इंजन था वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसको हम आज के टाइम पे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे, इन्होंने क्या बनाई, एक पूरी मशीन थी। इनको बोला जाता है, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे, कहने के लिए बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मैथमेटिक्स की और फिज़िक्स की भी डीप नॉलेज थी। तो उन्होंने सॉल्व करने के लिए एक मशीन बनाई, तो उसमें जो था, जिसका नाम रखा था उन्होंने एनालिटिकल इंजन। और इसमें क्या था, जो कोई भी पॉलिनोमिकल इक्वेशन होती है उसको फाइनाइट डिफरेंस मेथड से अप टू x रेज टू पावर 7 तक की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते थे। ये जो था हमारे पास ऐसा कोई का इंजन था। यहाँ पे क्या था, ये 7 रजिस्टर होते थे जिसमें अलग अलग इक्वेशन बनी होती थी, और लास्ट वाला जो होता था ये आउटपुट रजिस्टर होता था। अब जो इंसान को क्या करना होता था, इंसान को ये हैंडल घुमाना होता था, जो भी थी इक्वेशन इसके थ्रू फैड की जाती थी। और जैसे जैसे ये हैंडल घुमाते थे उसकी तरफ से यहाँ इस वाले रजिस्टर से वैल्यू लेके इसमें आती थी, और यहाँ से लेके इसको एग्जैक्टली प्रिंट किया जाता था। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो इस मशीन को ऐसे तरीके से बनाया गया था, अपने टाइम की पहली मशीन थी कि जैसे किसी ने कोई चीज़ बताई और उसका आंसर ये कैलकुलेट कर दिया, तो बाद में जैसे क्या होते थे, लोग किसी को झूठा साबित करने के लिए ये बोल देते थे ये मेरी इक्वेशन ही नहीं थी या इसका आंसर ये नहीं था। तो इस चीज़ को बाकायदा ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसके साथ एक प्रिंटिंग मैकेनिज़्म जोड़ा था, जिसके अंदर जो इक्वेशन दी जाती थी वो भी आ जाती थी, और जो उसका आंसर भी आ जाता था वो भी आ जाता था।
तो ये अपनी तरह का प्रोसेसिंग डिवाइस जो पहला था, जिससे आज के युग में आने वाले कंप्यूटर की शुरुआत हुई, मैकेनिकल कंप्यूटर की, आज वाले की नहीं, मैकेनिकल कंप्यूटर की। फिर उसके बाद जो आती है टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन किसने कराई थी? हरमन हेलोरेथ ने। इसने क्या बनाया था? एक समराइज के लिए पंच कार्ड बनाया गया था। पंच कार्ड जैसे आपने, शायद मैं स्टूडेंट की आज के टाइम की बात करूं तो आज के टाइम पे तो बहुत रेयर है किसी ने पंच कार्ड देखा हो, क्योंकि हमारे टाइम पे भी हमारे प्रोफेसर बताते थे कि अभी जब कोई वो अपना काम करते थे तब उन्होंने पंच कार्ड बनाया था। पंच कार्ड क्या होता है? एक जैसे आपका, जैसे कोई आधार कार्ड हो गया, उसके ऊपर अलग अलग होल लगे हुए होते हैं और वो पूरी एक प्रोग्रामिंग बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या था, ये 26 सेट होते थे, इसके अंदर अलग अलग कार्ड बनते थे। फिर यहाँ से ये शफलर होता था, तो ये शफलर क्या करेगा? उसके कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें चेक करेगा और उसका रिजल्ट मेरे को जो ये वाली मशीन है इसके ऊपर दिखता था और यहाँ से इंसान को कैलकुलेट करना पड़ता था। ये क्या होता था? बहुत लेंथी प्रोसेस है। और यहाँ पे ये जो मशीन देख रहे हो ना आप, ये होती थी हमारी पंच कार्ड मशीन, जिसके थ्रू कार्ड पे पंच होके ही आउटपुट आती थी। तो ये बहुत पुराना प्रोसेस है। पर हिस्ट्री के अंदर अगर जानना है कंप्यूटर ने अपनी शुरुआत कहाँ से की, पहले क्या था और आज के टाइम पे ऐसा आ गया कि मैं अपने हाथ में पकड़ सकता हूँ, तो उसकी ऊपर की जर्नी जो है बहुत लंबी है। फिर आते हैं हमारे ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन, एलन मैथसन ट्यूरिंग, इनको बोला जाता है आज के टाइम पे हमारे पास जो कंप्यूटर है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। तो एलन ट्यूरिंग वो थे जिन्होंने सबसे पहली एक ऐसी मशीन बनाई जिसके ऊपर इस तरीके से काम किया जा सकता है, जिन्होंने बाइनरी बिट के ऊपर मशीन बनाई थी, और इसके लिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और आज के टाइम पे भी जो इन्होंने मैकेनिज़्म दिया, जो मेथड दिया, जितने भी आज के टाइम पे ऑटोमेटेड मशीन है, चाहे आपकी, या अगर वॉशिंग मशीन हो, या आपकी मिक्सी हो, या आपका माइक्रोवेव ओवन हो, बहुत सारी मशीन जो भी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू काम कर सकती हैं, वो सारी होती हैं ट्यूरिंग बेस्ड मशीन। तो ट्यूरिंग का इनका बहुत बड़ा नाम है उस टाइम पे 1937 में। और इनको ऐसा कहा जाता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसको ख़त्म कराने के अंदर सबसे बड़ा योगदान इनका था। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक जनरल पर्पस मशीन बनाई थी, कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रोग्राम। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो ये था एनालिटिकल जो इन्होंने बनाई थी ट्यूरिंग मशीन, और ये आज के टाइम की भी बनाई हुई कई मशीनों से बहुत ज़्यादा बेटर मशीन है। इन्होंने क्या किया था? सिंपल सी हर तरह की प्रोसेसिंग को बिट बाय बिट ट्रेस करके उस चीज़ों को, वैल्यू को हटाया गया था। और इसके बारे में अगर आपको मशीन देखनी है या एलन ट्यूरिंग के बारे में पूरा जानना है तो इंटीमेशन गेम मूवी है, जिसको आप जान सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, कि आपको पता चल जाए कि एलन ट्यूरिंग था क्या, उसने किस तरीके से कैसे क्या काम किया गया था। इसके साथ साथ जो एलन ट्यूरिंग का था, एलन ट्यूरिंग को मारा गया था एक एप्पल के अंदर साइनाइड का पिल देके। तो आज एक कहानी ये भी है, जो एप्पल का जो लोगो है और उसके अंदर जो बटन साइड है, तो ये बटन साइड इन्होंने डेडिकेट कर रखा है एलन ट्यूरिंग के लिए, क्योंकि एलन ट्यूरिंग की मौत के पास भी यही था कि उन्होंने सेब का पहला बाइट लिया था और वो मर गए थे। तो बहुत सारी ये एक कंसेप्ट है कि ये जो है उसको एलन ट्यूरिंग की डेथ को रिप्रेजेंट करता है एप्पल का लोगो। फिर उसके बाद आते हैं एडवैक और ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये जो डिवाइस थी, ये अपने टाइम की पहली ऐसी मशीन थी जिसके ऊपर स्टोरेज की कैपेसिटी मिली। यानी कि अब तक तो पहले थी आपके पास, जो आपको इनपुट दोगे वो आपको आउटपुट आएगी, और बीच में कोई इंटरमीडिएट वैल्यू स्टोर नहीं होती थी। तो ये जो पहली थी, जॉन वॉन न्यूमैन ने जो पहली मशीन बनाई थी, जिसके अंदर हमारे पास क्या थे? डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी थी। तो ये देखिए ऐसे मशीन होती थी। जब बनाया गया था तो इसको बहुत बड़े स्केल पे बनाया गया था। इसका वेट नियरली 30 टन था। जो पहला कंप्यूटर था इसके लिए 30 टन था वेट, और इसको यूज़ किया गया था, जो US की आर्मी थी उन्होंने यूज़ किया गया था। और ये स्पेसिफिक लेडीज़ जो हम आपको सामने दिख रही हैं,
ये स्पेसिफिकली 7 लेडीज़ थी जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी थी, इसको हैंडल कैसे करना है। और जो भी कंप्यूटर की सोसाइटी है उनमें जो ये सातों की सातों लेडीज़ थी, इनको बहुत बड़े प्राइज से नॉमिनेट किया गया था, एक्सीलेंट ऑफ इंजीनियरिंग या सबसे उसके बेस में जिन्होंने कंप्यूटर के युग की शुरुआत की। तो ये जो 7 लेडीज़ थी इनको किया गया था। इसको चलाने के लिए पहले क्या होता था, एक सेपरेट पावर आती थी, जैसे हमारे घर में 3 फेज आती है, तो इसके लिए एक स्पेशल अलग से बिजली घर बनाया गया था, वहाँ से स्पेसिफिकली लाइट आती थी जो इस सिस्टम को पावर देगी। 30 टन था इसका पहले का वेट। फिर उसके बाद जो आते हैं, ये प्रोसेस हो जाता है, जो अगली एवोल्यूशन आती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब के आने के बाद हम क्या करते थे, फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत हो गई थी। इससे पहले क्या होता था, जितने भी कंप्यूटर थे वो या तो रिसर्च पर्पसेस के लिए या किसी का कॉलेज की लाइब्रेरी में या आर्मी के पास होते थे। अब क्या हो गया, जैसे जैसे हमारा साइज़ शुरू हुआ, साइज़ छोटा शुरू होने हुआ, तो कंप्यूटर क्या है, छोटे होने शुरू हो गए। उसकी इस टाइम पे उसका एक रीज़न भी ये था कि हमारे पास जो हमें थे सेमीकंडक्टर की खोज हो गई थी, और सेमीकंडक्टर से हम क्या क्या बना सकते थे, वो सारी चीज़ें ऐड होने लगी। तो वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती थी जिसके अंदर से हम क्या करते थे, हवा निकाल देते थे। इसको जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में बनाया गया था, और जो जिससे हमने अगर बीच की हवा निकाल दी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फुली कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो जिसको यूज़ किया गया स्विचेस के बेस में या एम्पलीफायर के बेस में। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी थी सारी वैक्यूम ट्यूब। और इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं, जो हमारे पास पहले पुराने ज़माने के टीवी आते थे जिसके अंदर हम ये लगा लो कार्डबोर्ड खोलते थे, कार्डबोर्ड से खोलते थे और बंद करते थे, उनके अंदर ये थी जो वैक्यूम ट्यूब थी, इनको मरकरी ट्यूब भी बोला जाता था। ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। और आज के टाइम पे ऐसा क्या हो रहा है, आज के टाइम पे अगर आपके पास ये हैं तो इनकी कीमत आज के टाइम पे ब्लैक मार्केट के अंदर, ये तो नहीं कहूँगा वाइट मार्केट के अंदर, ब्लैक मार्केट के अंदर इनकी कीमत करीबन 1 से 2 लाख रुपए है। 1 से 2 लाख। और ये जो है मरकरी का, ऐसी सुनने में अफवाह आई हुई है, मैं श्योर नहीं कह सकता, कि इन ट्यूब का आज के टाइम पे बॉम्ब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकायदा वैक्यूम ट्यूब से मैं एक बॉम्ब बना सकता हूँ, इसलिए आज के टाइम पे ब्लैक मार्केट में बिक रही हैं। अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जो इनके बारे में डीलिंग करता है तो प्लीज़ उसके बारे में आप इन्फॉर्म कर दें किसी को, क्योंकि ये हो सकता है इनसे बम बना के बहुत सारे लोगों की जान भी ली जा सकती है। तो वैक्यूम ट्यूब थी जिनके यूज़ से हुआ, जो यूज़ शुरू हुई तो उसको बोला गया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर आगे हमारे पास जो सेकंड, जो आगे हमारे पास जो इन्वेंशन हुई वो थे ट्रांजिस्टर की। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हैं ट्रांजिस्टर अलग अलग तरह के। तो जैसे पहले वैक्यूम ट्यूब होती थी, साइज़ बड़ा होता था, तो इसके टाइम पे ये साइज़ छोटा हो गया। तो जैसे ही साइज़ छोटा हो गया तो कंप्यूटर का साइज़ पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब पहले के मुकाबले छोटा गया। जो ट्रांजिस्टर को था, इसको बेल लैब में बनाया गया था। और आप बेल लैब्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी डिस्कवरी हैं जो बेल लैब के अंदर हुई हैं। तो वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस कर दिया, ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया। और इनके रिप्लेसमेंट के साथ हमारी क्या होगी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शुरू हो गई। फिर उसके बाद आई थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ, यानी कि सेमीकंडक्टर के ऊपर कंटिन्यूसली रिसर्च चल रही थी। पहले वैक्यूम ट्यूब आई, वैक्यूम से ट्रांजिस्टर बने। अब ट्रांजिस्टर के बाद जो नई चीज़ आ गई वो थी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि आईसी जिसको बोला जाता है। अब ट्रांजिस्टर करने के लिए यहाँ पे तो मैं अलग अलग ट्रांजिस्टर लगाता था। मान लो एक सर्किट था इसके ऊपर हुआ, एक सर्किट था इसके ऊपर हुआ। जब आईसी की बात हुई तो आईसी के ऊपर ये छोटे से, ये मतलब 1x1 के, 1x2 के साइज़ के ऊपर मैं क्या कर सकता था, करीबन 1000 ऐसे ट्रांजिस्टर को इनबिल्ट कर सकता था। जैसे ही इंटीग्रेटेड आईसी की इन्वेंशन हुई, तब से लोगों के पास कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का साइज़ बहुत छोटा हो गया। और तब लोगों के पास एज ए पर्सनल कंप्यूटर लोगों के पास आने लगा कि लोग अपने पास कंप्यूटर रख सकते थे और उसके ऊपर काम कर सकते थे। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो लॉजिक था, जिसने भी कंट्रीब्यूशन किया, वो था इंटीग्रेटेड चिप्स के अंदर। फिर उसके बाद VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये था हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंदर आप ये बोल सकते हो कि जैसे हमारे प्रोसेसर की शुरुआत हो गई। अब मैं अगर इस वाली
फ़ोटो में दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है इनके कनेक्शन बहुत कम है और यहाँ पे देखिए इनके कनेक्शन जितने ज़्यादा हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, पहले तो हमारे पास ये क्या आते थे 300 ट्रांजिस्टर एक में हो गए, 400 एक में हो गए। इसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है 5000 तक के ट्रांजिस्टर शुरू हो गए, जिनको VLSI बोला गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इनकी बदौलत जो है कंप्यूटर का साइज़ बहुत छोटा हो गया, जैसे कि आप ये देख सकते हो ऐसा साइज़ हो गया कंप्यूटर का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस की जाती हैं वो होती हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप जहाँ तक पुरानी बुक्स में हैं तो फोर्थ जनरेशन की बुक है, क्योंकि वो बहुत पुराने स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। पर अब हमारे पास कंप्यूटर की क्या है, 6th जनरेशन तक आ चुकी है। तो उसके बाद जो अगली जो जनरेशन आई वो थी ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जहाँ पे यहाँ पे मेरे पास क्या थे, VLSI में करीबन 5000 के आसपास होते थे, यहाँ पे मेरे पास 200 या 300 होते थे। यहाँ इसके अंदर क्या हो गया, जैसे ही लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुई, मेरे पास 1 मिलियन 10 मिलियन तक जो ट्रांजिस्टर थे वो ये हमारी 2x2 की चिप के अंदर आ गए, जिसको हम आज के टाइम पे अपने कंप्यूटर का प्रोसेसर बोलते हैं। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। तो ये सारे सर्किट आ गए। तो इसके बाद क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज़ बहुत छोटा हो गया और प्राइस भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। फिर उसके बाद आप जब तक पढ़ोगे तो मोस्टली जो है वो यहाँ तक जनरेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। पर आज का टाइम पे जो हमारी कमिंग जनरेशन चल रही है वो है 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कंप्यूटर को दे दी गई है। जब आप अपने मास्टर डिग्री के आसपास पहुंचोगे, जो आज का टाइम पे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। और जैसे हमारी गवर्नमेंट ने है वो सिलेबस चेंज कर दिया है थोड़ा सा, तो अब ये जो है लोगों के बच्चों के पास पहले ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या था, अगर मैं पहले कंप्यूटर से कोई बात पूछता था तो कंप्यूटर के पास सिर्फ हाँ या ना का जवाब होता था। अगर मैं उससे सपोज़ करो मैं कंप्यूटर से ये कहता कि आज टेम्परेचर कितना, वो मेरे को डायरेक्टली ये बता देता था टेम्परेचर इतना है। अब उससे अगर मैं कंप्यूटर से पूछ रहा था कि तुम्हें क्या ठंड लग रही है, तो इसके बारे में कंप्यूटर को पास कोई जवाब नहीं होता था। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसको ये दे दिया, इसको ये इतना ब्रेन दे दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ों का भी ये आंसर दे सकता है। और आज का टाइम पे जो इसका जो बहुत पॉपुलर है वो आपने गूगल असिस्टेंट का नाम सुना होगा, एप्पल का सिरी सुना होगा या एलेक्सा सुना होगा, जहाँ पे आप उससे बात करते हैं वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज़ करती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको वो रिवर्ट कर देती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हैं जो AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसने हमें दी है 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ डिस्कस हो रही हैं। पर जो लेटेस्ट जो आने वाले टेक्नोलॉजी है उसका एक पार्ट है IoT, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कहने का मतलब क्या था, जब हमने अपनी मास्टर डिग्री की थी तब ये करंटली रिसर्च का टॉपिक था, और अब ऐसे इन्वेशन जो है वो इसके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। इसके अंदर क्या हुआ, जितने भी आपके घर के प्रोडक्ट थे, जैसे या मेरा कोई फिट बैंड है, मेरा फ़ोन है, मेरा टीवी है, मेरा कॉफ़ी मेकर है, मेरी लाइट्स हैं, डिश वॉशर है, कैमरा है, फ्रिज है, उन सब को क्या किया गया, इंटरनेट के साथ जोड़ दिया गया, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू हर एक चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो। यानी कि एक चीज़, कोई भी एक डिवाइस आपके ऊपर रहेगा या आपका वॉइस रिकग्निशन जो है वो रहेगा, जिसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप अपने हर एक डिवाइस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके रिलेशन में अभी इंडिया में तो इतना डेवलपमेंट शुरू होना नहीं हुआ है, पर अगर आप कहीं पे किसी के अगर टेक एक्सपो देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि आज के टाइम पे जितनी भी कारें हैं वो भी इसको यूज़ कर रही हैं। यानी कि अगर ड्राइवरलेस कार होंगी तो उसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ किया जाएगा, अगर स्मार्ट होम यूज़ होते हैं तो उसके अंदर भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ किया जाएगा। तो आज जो हमने जितना देखा था वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की शुरुआत किस युग से हुई और आज के टाइम पे हम कहाँ तक आ गए हैं। और इसके साथ साथ हमने प्रोसीड किया कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, और हमने ये भी डिस्कस किया कि आने वाले जो कंप्यूटर है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका फ्यूचर जो है वो कैसा होगा। तो आज के टॉपिक के कंसर्न तो इतना ही है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बताऊं, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो।
और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कहाँ पे क्या कमी रह गई है, और उसको हम अगली वाली वीडियोस में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।